दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात के साथ मैं उर्मिलेश। महाराष्ट्र में क्या होगा अब? क्योंकि पहले से आज का जो मामला है, आज के जो घटनाक्रम है, वो बिल्कुल डिफरेंट कहानी कहते हैं। शुरू में यह लग रहा था कि एकनाथ शिंदे, उनके कैंप में विधायकों का, शिवसेना के विधायकों का टूट करके जाना भगदड़ की तरह दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि शिवसेना में कुछ भी बचेगा नहीं, न विधायक बचेंगे और न पार्टी बचेगी, न पार्टी का दफ्तर बचेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, शरद पवार, इन सब की जो मिलीजुली ताकत है, और ये मत भूलिए कि कांग्रेस, जिसके पास भले ही बहुत बड़े बड़े चेहरे ना हों, हालांकि उसके पास भी पृथ्वीराज चौहान हैं जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, नाना पटोले हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी शरद पवार की तरह कोई बड़ा दिग्गज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस की बड़ी ताकत शिवसेना के साथ लगी हुई है, उद्धव ठाकरे की सरकार को बचाने में लगी हुई है। तो अब ये लोग जो एक्टिव हुए हैं, एक इमोशनल, पॉलिटिकल, हर तरह का जो खेल खेल रहे हैं, इसमें समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि समीकरण बिल्कुल उद्धव ठाकरे के पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरणों में लगातार तब्दीली हो रही है। घटनाएं कुछ ऐसी हो रही हैं जो अशोभनीय हैं। एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं कहूंगा कि इस तरह की घटनाओं को कोई भी एप्रिसिएट नहीं कर सकता, इनको रिजेक्ट किया जाना चाहिए लोकतंत्र में। मसलन अब मुंबई में, ठाणे में, आसपास के इलाकों में शिवसेना के उन विधायकों के खिलाफ, उनके घरों पर, दफ्तरों पर हमले भी हुए हैं शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा, समर्थकों द्वारा, जो एकनाथ शिंदे साहब के कैंप में जाकर के गुवाहाटी में होटल में रुके हुए हैं। कुछ चुनिंदा लोगों पर इस तरह के, उनके दफ्तरों पर, उनके इलाके में, उनके ठिकानों पर हमले भी हो रहे हैं धीरे धीरे। अब ये खतरनाक ट्रेंड है। ये अगर बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में शुरू हो गया तो मैं समझता हूं कि ये स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, और ये उद्धव ठाकरे के लिए, शिवसेना के लिए, पूरी सियासत के लिए और महाराष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होगा। तो पहली बात तो यह है कि संजय राउत समेत और जो लोग हैं जो उत्तेजक बयान दे रहे हैं, उनको फौरन बयानबाजी बंद कर देनी चाहिए, और कमान उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, इस तरह के जो मैच्योर पॉलिटिकल लोग हैं, इनके हाथ में जानी चाहिए। संजय राउत बहुत मैच्योर आदमी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन कई बार शब्द उनके मुंह से जो निकलते हैं, अब उनको वापस तो वो ले नहीं सकते कई बार, तो कई बार उन शब्दों के अर्थ को जो समझने वाले लोग हैं अलग अलग व्याख्यायित करने लगते हैं। तो ये जो कहानी है, मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किलात पैदा कर रही है। दूसरी बात कि एकनाथ शिंदे भी कुछ कम नहीं है। पहले उन्होंने कहा कि उनके पीछे महाशक्ति है। अब वो महाशक्ति क्या है, कौन है, क्या नहीं है, इसके बारे में अटकलें लगाई जाने लगी। अब जो चीज़ें सामने हैं उनको आप छुपाएंगे कहाँ? किसको नहीं मालूम कि एकनाथ शिंदे के पीछे कौन सी महाशक्ति है? कौन सी महाशक्ति उनको सूरत से लेकर गुवाहाटी तक पहुंचा रही है? कौन सी महाशक्ति है जो सूरत यानी गुजरात पुलिस के द्वारा उनको जहाज में डाल रही है, ठेल ठेल कर, ताकि कोई बीच में ना आवे, कोई न तो सियासत का आदमी और न तो मीडिया का आदमी उन तक पहुंचे। तो ये सब कुछ सबको मालूम है, लेकिन बाद में वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं, नहीं हमारा मतलब महाशक्ति से भारतीय जनता पार्टी नहीं था, केंद्र सरकार नहीं था, वगैरह वगैरह। इस तरह की सफाई भी देनी उनको पड़ती है, या उनके कैंप के लोगों को। अब सच्चाई कोई भारतीय टेलीविजन की खबर तो नहीं है कि जब टेलीविजन पर कह दिया जाएगा, इंडियन टेलीविजन पर, कि 40 विधायक उनके साथ हैं, कभी कह दिया जाएगा कि 46 हो गए हैं। सच्चाई ऐसे नहीं है ना। अब मुंबई आकर कितने उसमें रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे? कभी दावा किया जाता था कि 36 हैं, कभी 37 का दावा किया जाने लगा, अभी 38 का क्लेम किया जा रहा है। किसके द्वारा? एकनाथ शिंदे कैंप द्वारा। लेकिन टेलीविजन पर कभी 40 आता है, कभी 46 आता है। इसीलिए मैंने कहा कि सच्चाई
इंडियन टेलीविजन की खबर नहीं है। जो खबर देने वाला है, जहां खबर बन रही है, खबर घट रही है, वो 38 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी 42, कभी 46, तो अब तो 55 ही बाकी है। तो ये जो गुवाहाटी में हो रहा है वो मुंबई में क्या होगा, इसको लेकर बहुत सारी अटकलें हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच जो बैठक हुई, उस बैठक, वो काफी लंबी बैठक थी, प्रफुल्ल पटेल भी थे। इसमें क्या अटकलें लगी कोई नहीं जानता। जो बाहर चीजें आई वो गप हैं, क्योंकि उनमें से किसी ने कुछ नहीं बताया कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। शरद पवार पर वैसे भी बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं हाल के दिनों में। कहा यह जाता रहा है कि एनसीपी के नेताओं और अपने एम्पायर को बचाने के लिए बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं उनकी कोई दुराभिसंधि है। वो कांग्रेस की तरह या उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरह बिल्कुल साफ साफ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के बरक्स अपने रिश्तों को लेकर। लेकिन शरद पवार के साथ एक मजबूरी है, और वो मजबूरी यह है कि जिस सरकार के वो सृजन यानी क्रिएटर माने जाते हैं, सृजनकर्ता माने जाते हैं, जिसके वो सूत्रधार माने जाते हैं, उस सरकार को यूं ही जाता हुआ नहीं छोड़ सकते। इसलिए शरद पवार, ऐसा माना जा रहा है, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कम से कम महाराष्ट्र के यही कह रहे हैं कि वाकई सीरियस होकर इस सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या सरकार ये बच जाएगी। कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कैंप में जो 38 या 40 जो भी विधायक हो, हम संख्या अपनी ओर से कोई दावा नहीं करते, इनमें से 10-15 ऐसे, 10 से लेकर 15 ऐसे विधायक हैं जो मुंबई आने पर पलट भी सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन गुवाहाटी की पुलिस का या सूरत की पुलिस का वो मुंबई में तो उनको नहीं रहेगा। और होम मिनिस्ट्री की तरफ से सबको आप सिक्योरिटी मुहैया नहीं करा सकते, तो लोगों के संपर्क में आएंगे, अपने परिवार के संपर्क में आएंगे, अपने समर्थकों के संपर्क में आएंगे, अपने मतदाताओं के संपर्क में आएंगे। और अगर शिवसेना का सांगठनिक नेटवर्क जो अभी दिखाई दे रहा है 2 दिन में, अगर वो सचमुच उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले खेमे के साथ है, जिला कार्यालय, जिला यूनिट्स, मंडल, ब्लॉक, गांव, कस्बा, अगर इन जगहों पर शिवसेना के पास यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास कमान है, तो एमएलएस के लिए वाकई मुश्किल आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी के लिए आएगी। जो एकनाथ शिंदे के साथ कमिटेड हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हर कोशिश के बाद भी उसी बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते हैं, जिसके साथ उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि कुछ भी हो जाए वो बीजेपी के साथ कंधा में कंधा मिलाकर अब बैठ नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। एक तरफ नेता कह रहा है कि बीजेपी के साथ जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे कैंप कह रहा है कि हम बीजेपी को छोड़ नहीं सकते, बीजेपी के साथ ही सरकार बनाएंगे, हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। तो ऐसे में होगा क्या? तो दोस्तों, होगा ये कि जो एकनाथ शिंदे कैंप है, दरार तो उसी में पैदा होगी। यह भी हो सकता है कि कुछ लोग जो उद्धव ठाकरे के कैंप में हैं, उनमें से भी इधर उधर कुछ हो जाएं, लेकिन यह मानना बहुत मुश्किल है कि सारे विधायकों के मुंबई आने के बाद भी एंटी डिफेक्शन जो कानून है, उसके तहत जो जरूरी संख्या है 37, तो ये पूरी की पूरी उनके पास होगी, ये मानना बहुत मुश्किल है। और अगर ये नहीं होगी, ऑलरेडी उद्धव ठाकरे कैंप ने कुछ विधायकों की मेंबरशिप को खत्म करने का रिकमेंडेशन डिप्टी स्पीकर को भेज दिया है और वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो अगर जो एकनाथ शिंदे कैंप का जो बिल्कुल न्यूक्लियस है, अगर उसमें डिफेक्शन के तहत कानूनी कार्रवाई हो गई, भले ही वो कोर्ट में जाए बाद के दिनों में, तो एक भय पैदा किया जा सकता है विधायकों में जो एकनाथ शिंदे से अभी जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कानूनी पेच और विधायी फैसले दोनों के द्वंद्व में पूरी की पूरी जो सियासत है, खासकर शिवसेना के अंदर की सियासत, वो फंस जाएगी।
ऐसे में क्या हो सकता है दोस्तों? एक बड़ी बात यह है कि 5-6 महीने में जो बृहन मुंबई महानगर पालिका है, जिसका बजट, कहने के लिए ये नगर पालिका है, लेकिन जिसका बजट 36,000 करोड़ रुपए का है। एक शहर के कारपोरेशन का बजट 36,000 करोड़, देश के कुछ राज्यों से, कई राज्यों से ज्यादा बड़ा बजट है। तो 5-6 महीने में इसका चुनाव होना है 14 कारपोरेशंस के साथ, और जो 14 कारपोरेशंस के साथ मुंबई की नगर महापालिका का चुनाव होना है, नजर दरअसल भारतीय जनता पार्टी की उस पर है। उसको भी मालूम है कि अगर देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में एकनाथ शिंदे कैंप से मिलकर कोई सरकार वो बना भी ले तो बहुत कठिन होगा इस सरकार को अगले विधानसभा चुनाव तक सकुशल चलाना। एक बार बनाकर वो देख चुके हैं, जब 8 बजे सुबह सुबह शपथ ग्रहण कराई गई थी देवेंद्र फडणवीस की, और कुछ ही घंटे बाद फिर इस्तीफा देना पड़ा था। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली बीजेपी के तमाम बॉसेस को तमाम ताकत होने के बावजूद, कारपोरेट की ताकत होने के बावजूद, सियासत की ताकत होने के बावजूद, हर तरह की ताकत, जितनी समाज में ताकतें आजकल भारतीय समाज में मानी जाती हैं, सबके बावजूद भी बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में एकनाथ शिंदे के उप मुख्यमंत्री बनाकर सरकार जो बनेगी वो कंटिन्यू करेगी अगले चुनाव तक। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पांसा फेंक सकती है। एक कंप्रोमाइज फार्मूला भी निकल सकता है थ्रू शरद पवार, और वो ये कि किसी तरह से माहौल को ठंडा किया जाए, हिंसा ना हो। मुंबई में कारपोरेट नगरी है, हेडक्वार्टर है कारपोरेट का, देश की वाणिज्य राजधानी कही जाती है। ऐसे में माहौल को ठीक रखा जाए और प्रेसिडेंट रूल हो जाए, और जब प्रेसिडेंट रूल हो तो बीजेपी को फायदा यह भी होगा कि जो कारपोरेशंस के चुनाव होंगे वो प्रेसिडेंट रूल में हो जाएंगे। बीजेपी की नजर देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में सरकार बनाने से ज्यादा इस समय मुंबई के कारपोरेशन पर कब्जा की है, और अगर मुंबई के कारपोरेशन पर कब्जा हो जाता है तो उसके हाथ में बेशुमार ताकत आ जाएगी, खासकर वाणिज्य राजधानी के संदर्भ में। क्योंकि अगर आसान होता देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में सरकार बनाना एकनाथ शिंदे के विद्रोह के आधार पर, तो अभी तक बहुत सारे फैसले, क्विक फैसले हो गए होते। मध्य प्रदेश में बहुत क्विक फैसला हुआ था, गोवा में बहुत क्विक फैसला हुआ था, लेकिन यहां उस तेजी से फैसला नहीं हो पा रहा है। चाहते हुए भी विधायकों को वापस नहीं कराया जा पा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों कहा यह जा रहा है कि अभी 2 सूरत हाल है, या तो विधानसभा के सभा पटल पर अल्पमत और बहुमत का फैसला, और उसमें अगर उद्धव ठाकरे को बहुमत मिल जाता है तो सारा का सारा ये जो विद्रोह है, बगावत है, वो फिजिल आउट हो जाएगी। और लेकिन उद्धव ठाकरे को बहुमत तभी मिलेगा जब एंटी डिफेक्शन जो कानून है उसके तहत कुछ विधायकों की सदस्यता चली जाती है। संयोगवश या दुर्योगवश जो भी कह लीजिए, महाराष्ट्र विधानसभा के पास इस समय स्पीकर नहीं है। स्पीकर न होने से विधानसभा का जो उपसभापति या डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष, उन्हीं के हाथ में ताकत है। नाना पटोले के स्पीकर पद से इस्तीफे के बाद, क्योंकि वो मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, कोई स्पीकर नया नहीं चुना जा सका। उसको लेकर भी पेच फंसा हुआ है। बहुत संभव है कि राज्यपाल, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, कोश्यारी साहब, वो ये आदेश दे दें कि अल्पमत बहुमत का सरकार के बारे में फैसला, यानी विश्वास मत या अविश्वास मत से पहले स्पीकर का चुनाव किया जाए, और स्पीकर के चुनाव में ही फिर बहुमत और अल्पमत का फैसला हो सकता है। तो यह भी एक पेंच है। इस तरह महाराष्ट्र विधानसभा या महाराष्ट्र की सियासत में इस समय पेंच दर पेंच दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन नजर विधानसभा पर है, सरकार पर है, उससे कुछ कम इस समय बृहन मुंबई नगर महापालिका के भावी इलेक्शंस पर उससे कम नहीं है। देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे बगावत को जो एकनाथ शिंदे की अगुवाई में हुई है उसको किधर ले जाती है, और एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को जो खासकर उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको कितना बचा पाते हैं, कितनों को अपने साथ इंटैक्ट रख सकते हैं। और उद्धव ठाकरे संजय राउत की जो जोड़ी है शिवसेना में, संजय राउत उनके बिल्कुल एक तरह से यूं कहा जाए कि सबसे मुखर प्रवक्ता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ये कैसे ठंडे दिमाग से सियासत यानी शरद पवार की तरह सियासत करती है या सिर्फ आग उगलने वाले कुछ बयान देती है जिससे हालात और खराब हो जाएं, तो ये देखना मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र की सियासत के ये कुछ बड़े यक्ष प्रश्न हैं। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।